मेरे YouTube चैनल शासकीय एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अशोक बंसल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से चीफ कंजर्वेटर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। यह चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य शासकीय सेवकों को शासन के नियम एवं प्रक्रिया के बारे में समझाना तथा समय के साथ साथ जो भी बदलाव होते हैं, जो भी नियमों एवं प्रक्रिया में जो बदलाव होते हैं, उसके संबंध में आपको अपडेट करना है। देखिए, जब तक हमें शासन के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी सेवा सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। चाहे एक प्रशासकीय अधिकारी हो और चाहे लिपिकीय वर्ग का कर्मचारी क्यों ना हो, सबके लिए नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुविधा हो सके। एक लिपिकी कर्मचारी को भी फाइल का डिस्पोजल करना होता है। ऐसी स्थिति में नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज चूंकि हमारा ये पहला एपिसोड है, इसलिए हम शासकीय सेवा के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। शासकीय सेवा का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले 1919 में भारत शासन नियम के अंतर्गत शासकीय सेवा के संबंध में मूलभूत नियम बनाए गए थे, जो कि 1 जनवरी 1922 से लागू हुए। यह नियम आज भी प्रचलित हैं और शासकीय सेवा इन्हीं नियमों के इर्द गिर्द घूमती है। यह नियम 1 से 130 तक थे, जो कालांतर में समय के साथ कुछ नियम विलोपित हो गए, परंतु अधिकांश नियम आज भी प्रचलित हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही, जैसे नियम क्रमांक 10 के अंतर्गत प्रथम ज्वाइनिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है, इसी प्रकार नियम 22 में प्रमोशन पर वेतन का निर्धारण एवं नियम 45 में मकान किराए के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे संविधान में भी अनुच्छेद क्रमांक 309 से लेकर 312 तक शासकीय सेवा से संबंधित है, जिसमें शासकीय सेवा के नियमों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई शासकीय सेवक कदाचरण या अनुशासनहीनता करता है तो उसको सेवा से भी पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार शासकीय सेवा के संबंध में हमारे संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं शासकीय सेवक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 2014 नवंबर 2014 में सामान्य प्रशासन विभाग के एक परिपत्र से अधिकारी और कर्मचारियों का भेदभाव मिटा दिया गया और सभी शासन में कार्यरत व्यक्ति शासकीय सेवक के तौर पर संबोधित किए जाने लगे हैं। और अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जो पहले कभी आपको ने सुनी नहीं होगी। शासकीय सेवक को लोक सेवक का दर्जा दिया गया है। अब यह लोक सेवक क्या होता है? सामान्य रूप से सुनने में तो यह लगता है कि लोक सेवक का तात्पर्य जनसेवक से है, जो जनता की सेवा करता है। यह बात बिल्कुल सही है कि जनता की सेवा करने का दायित्व हर शासकीय सेवक का है, परंतु लोक सेवक शब्द का उल्लेख हमारी आईपीसी में किया गया था, जो आजकल बीएनएस कहलाती है। बीएनएस 2023 कहलाती है। बीएनएस 2023 की धारा 2 के क्लॉज 28 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। जो शासन की निधि से वेतन प्राप्त करता है वह लोक सेवक कहलाता है। लोक सेवक के अंतर्गत अर्धशासकीय संस्थाएं एवं निगम आदि भी शामिल हैं। इस प्रकार से जो लोक सेवक होते हैं, इनको बीएनएस में अपार शक्ति प्राप्त है और यह हमारे बीएनएस का अध्याय 13 जो लोक सेवक के विधिक प्राधिकार की अवमानना के संबंध में है। एक पूरा का पूरा अध्याय इसके ऊपर लिखा गया है और जिसमें धारा 206 से लेकर धारा 226 तक शामिल है। इन धाराओं के अंतर्गत लोक सेवक की मदद ना करना, लोक सेवक के साथ दुर्व्यवहार करना, लोक सेवक के बुलाए जाने पर नहीं आना, शासकीय कार्यों में बाधा डालना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसके लिए 6 माह से लेकर
2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपके प्राधिकार की अवमानना करता है, आपको पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215 के अंतर्गत आप जाकर सीधे व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपका परिवाद स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तो अनावश्यक आपको पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने हैं और आपके जो भी आपके विरुद्ध किसी ने अपराध किया है, आप सीधे उसको न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ महकमे होते हैं, ऐसे कुछ विभाग होते हैं जिनको तलाशी, गिरफ्तारी आदि का कार्य करना पड़ता है, जैसे पुलिस विभाग या वन विभाग, आबकारी विभाग, कस्टम विभाग, आयकर विभाग। इनके संबंध में धारा 121 एवं 132 है, जिसमें यदि इनके ऊपर कोई हमला होता है, उस स्थिति में इन धाराओं के तहत प्रकरण थाने में दर्ज कराया जा सकता है, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शासकीय सेवक को अपार अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा जो शासकीय सेवक होता है, यदि उसके कर्तव्य के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है, उस स्थिति में उसके खिलाफ परिवाद जो भी लाया जाएगा, जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद लाया जाएगा, वह मजिस्ट्रेट शासकीय सेवक का पक्ष सुनेगा, साथ के साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी का भी अभिमत प्राप्त करेगा। इसके बाद ही परिवाद को वो स्वीकार करेगा। बीएनएसएस की धारा 218 के अंतर्गत शासकीय सेवक के लिए अभियोजन के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। उसकी अनुमति के उपरांत ही किसी भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया जा सकता है। यह मेरा आपको इन धाराओं के बारे में बताने का उद्देश्य यह है कि ताकि आप अपनी ताकत को समझ सके, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो सके। हालांकि व्यवहारिक रूप से यह बात सही है कि इन धाराओं का उपयोग करना थोड़ा कठिन तो है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि असंभव है। यदि आपको महसूस होता है कि इन धाराओं की आवश्यकता है, इन धाराओं के तहत हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करें। और इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं शासकीय सेवा के संबंध में संपूर्ण ज्ञान दूं। आज ही हमारा प्रथम एपिसोड था। धन्यवाद।